नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। परीक्षाओं का दौर चल रहा है और 2026 में काफी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आने वाली है यूपी एजीटीए, आने वाली है कैन सुपरवाइजर, ठीक है, यूपी टीजीटी और पीजीटी 2021 का पेपर है, एमपी आरई और एसएडीओ की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पीएससी एसटीए की वैकेंसी आने वाली है और एमपी एडीए का आगामी पेपर है। तो जो बच्चे किसी भी कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। तो जल्दी से रेडी हो जाइए। डेली शाम को 8 बजे रोज आ जाइए, शाम को 8 बजे एग्रोनॉमी की क्लास को लेने। संजीव सर जो है डेली 8 बजे आपकी एग्रोनॉमी की क्लास को चलाएंगे आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी के साथ। और क्वेश्चन ऐसे कि एक्सप्लेनेशन के साथ कि भाई आपको पूरा आंसर तो पता हो कि क्या आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो विजन एग्री एकेडमी आपके लिए लेकर आया है कुछ नए सेशन और नई क्लासेस। तो जुड़ जाइए विजन एग्री एकेडमी से। एग्रोनॉमी क्लास 1 है, डेली 8 PM आप लोग आ जाइएगा। आज जो है एग्रोनॉमी आपको करवाएंगे, ठीक है। ये क्लासेस आपकी कंटिन्यू कर रहे हैं और सेशन अगर कि आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री एकेडमी। तो बताइए बच्चों, आवाज बढ़िया से आ रही है, कोई इशू तो नहीं है? तो हम क्लास को शुरू करें। हमारी लाइव क्लास है भाई, ठीक है। हम एक बार चेक कर लें अपने पास से। ओके, तो हम क्लास को चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है बच्चों एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्लास 1 है, ठीक। यदि आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारा नया ऐप, पुराने ऐप में बहुत सारी दिक्कतें थी। हमारे जो पुराने बच्चे हैं ना, वो भी हमारा नया ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। नया ऐप आ चुका है विजन एग्री एकेडमी का, जिसको आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल यूजर फ्रेंडली आपका इंटरफेस है, सारे कोर्सेस हैं, आपके सारे चीजें इसमें एक साथ आपको मिल जाएंगी। और साथ में साथ हमारे बच्चों के लिए एजीटीए स्पेशल आपका संपूर्ण कृषि विज्ञान वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी आ चुका है, जिसको आप हमारे ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हो। और साथ में साथ ये फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर भी ये अवेलेबल है। लेकिन यदि फ्लिपकार्ट पर लेने जाओगे तो ये 1599 का पड़ेगा और यदि हमारे ऐप से लोगे तो 1199 का ये आपको पड़ने वाला है। और साथ में साथ हमारे बच्चों की सबसे फेवरेट बुक 10,000 MCQ वाली, 10,000 प्लस MCQ वाली बेस्ट सेलिंग बुक है। अमेजॉन पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक, ऐप पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है संपूर्ण कृषि विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 10,000 प्रश्नों का संग्रह है। ये भी हम आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। और साथ में साथ हमने शुरू कर दिया है बच्चों एग्रीकल्चर का प्राइम टेस्ट सीरीज, जिसमें एक ही टेस्ट सीरीज में आपको सभी परीक्षाओं के जो है टेस्ट मिल जाएंगे। आपको एक टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, प्राइम टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसमें सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे सारी परीक्षाओं के। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के सेशन को। और यदि आपने अभी तक विजन एग्री एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। भैया पहला क्वेश्चन है संकुल कुल की ओपैक 2 मक्का को ज्यादातर प्रयोग करते हैं मानव भोजन के लिए, मुर्गियों के भोजन के लिए, सूकरों के लिए या इन सभी के लिए। ओपैक 2 मेज of the complex family is mostly used for human food, poultry feed या pigs या all of these। बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों संकुल मक्का ओपैक 2 जीन का नाम आपने सुना होगा। यह जो है
प्रोटीन रिच या क्वालिटी प्रोटीन मेज का जो है जीन है, इसमें आपका लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से भरपूर जो है मक्का होती है। ठीक है, तो यह इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? तो बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा। और क्वेश्चन बढ़िया लगे तो भैया शेयर करना है आपको सभी बच्चों के साथ में, जो भी हमारे एग्रीकल्चर के जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे, सभी को सही आंसर बताइए बच्चों। तो मक्का की जो ओपेक 2 है ज्यादातर प्रयोग किस लिए करते हैं, ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों यहां पर सही उत्तर की बात करें तो भाई सही उत्तर यहां पर हो जाता है ऑल ऑफ दीज, है ना। इन सभी के लिए आपकी जो ओपेक 2 है ये प्रोटीन रिच है ना, जो कि मानव भोजन के लिए भी है, आपका पोल्ट्री फीड के लिए भी उपयुक्त है और पिग्स के लिए भी उपयुक्त है। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाता है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी, है ना। तो देखो बच्चों यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ओपेक 2 की बात करें तो ओपेक 2 मेज इज अ क्वालिटी प्रोटीन मेज, क्यूपीएम हमने बताया था ना। ओपेक 2 क्या है बच्चों, क्वालिटी प्रोटीन मेज वैरायटी, जो कि आपकी ओपन पॉलिनेटेड एनहेंस्ड कंपोजिट है, ओपेक है। ओपीईसी का पूरा नाम क्या है, ओपेक का फुल फॉर्म ओपन पॉलिनेटेड एनहेंस्ड कंपोजिट, है ना, ग्रुप से है। तो मक्का ओपेक 2 मक्का की एक क्वालिटी प्रोटीन मक्का है जो कि प्रोटीन से भरपूर है। किसमें, जैसे ओपन पॉलिनेटेड एनहेंस्ड कंपोजिट ग्रुप के तहत डेवलप किया गया है। इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज्यादा होते हैं, ये जरूरी एमिनो एसिड जो आमतौर पर नॉर्मल मक्का में कम होते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल मक्का होती है, सामान्य मक्का होती है, उसमें आपका ट्रिप्टोफैन या लाइसिन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लेकिन जो क्वालिटी प्रोटीन मक्का होती है वह किससे, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन से क्या होती है, भरपूर होती है। इसमें जो जीन प्रयोग किया जाता है वो है बच्चों ओपेक 2। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं भाई, मक्का की कुछ किस्मों की ओपेक किस्मों की बात करें या मक्का की ओपेक 2 जीन वाली किस्में, ओपेक 2 जीन वाली किस्में, जैसे ओपेक 2 जीन को मक्का में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर एस के बसल ने विकसित किया, इसलिए इनको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। तो बच्चों ओपेक 2 जो किस्म है ये किसने डेवलप की थी, एस के बसल। आपसे पूछेगा कभी कि भाई ओपेक 2 जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एस के बसल ने किया था, है ना, जो कि ट्रिप्टोफैन और लाइसिन प्रोटीन से भरपूर मक्का होती है। ठीक, ओपेक 2 वाली किस्मों की बात करें तो इसमें बच्चों शक्ति आ जाती है, प्रोटीना आ जाती है, रत्ना आ जाती है। मक्का इनमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की मात्रा अधिक पाई जाती है। अन्य क्यूपीएम किस्मों की बात करें, क्वालिटी प्रोटीन मेज किस्मों की बात करें, वेराइटीज की बात करें तो इसमें पूसा विवेक क्यूपीएम आपका 9 आ जाता है, शक्तिमान 1, एच क्यूपीएम आपका 1 आ जाता है। और मक्का में ओपेक 2 व फ्लोरी जीन पाए जाते हैं। कौन से जीन पाए जाते हैं, ओपेक 2 और फ्लोरी जीन। इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा 10 रुपए का, है ना। बफरिंग हो रही है डिस्प्ले बार बार, मैं जस्ट उसको लॉक करता हूं डिस्प्ले को। अब नहीं होगी, एक्चुअल में है ना, ये मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं हम, मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं ना, इस वजह से बफरिंग होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित बाली रोग साधारणतः किस फसल में होता है। ग्रीन ईयर डिजीज यूजुअली अकर्स इन विच क्रॉप, ग्रीन ईयर डिजीज, है ना, ग्रीन ईयर डिजीज किस में का रोग है, जल्दी से बताइए। ए बाजरा, ए ज्वार, बी बाजरा, सी मक्का या मेज, डी व्हीट या गेहूं। बताइए बच्चों कि जो ग्रीन ईयर डिजीज है एक किस जो है फसल की है ना।
किसकी है बच्चों? आंसर में आ रहा है डी, गेहूं की। नहीं भैया शुभम जी, गेहूं की नहीं है। डेस्क जल्दी से कैच करो, कैच करो, किसकी है जल्दी से बताओ भाई, बता दें। पर्ल मिलेट की है। किसकी है बच्चों? पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट मतलब बाजरा की है। हरित बाली रोग किसका है? बाजरा का रोग है। इसमें जो इन्फ्लोरेंस होता है, जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं या फूल वाले जो भाग होते हैं, वो पत्ती जैसे हो जाते हैं। किस बच्चों? हरित बाली रोग में, है ना। हरित बाली रोग में पत्ती जैसे फूल हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है बी, बाजरा। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें कि ग्रीन ईयर डिजीज जो है बाजरा या पर्ल मिलेट की, यह जो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला, जो कि एक डाउनी मिल्ड्यू का क्या है बच्चों? फंगस है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला के कारण ये होता है। एक्चुअल में क्या है, ज्यादा ब्लैक है तो सामने का रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है इसमें, है ना। एक्चुअल में थोड़ा सा लाइटिंग है ना, तो जो सामने की दीवार है या वॉल है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें। मैं उसका इंतजाम कर दूंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। तो ग्रीन ईयर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इस किससे होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला जो है डाउनी मिल्ड्यू के लिए जिम्मेदार एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इससे आपका ग्रीन ईयर डिजीज भी होता है। किसका? आपका बाजरा का, है ना। बाजरा का ग्रीन ईयर डिजीज भी होता है इससे। डाउनी मिल्ड्यू आपका जो है ग्रेमनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला, यह जो है फंगल डिजीज या फिर कहें फफूंद से होने वाली जो है रोग है। द ईयर इन्फ्लोरेंस, ईयर किसे कहते हैं बच्चों? इन्फ्लोरेंस या फूल को कहते हैं। बिकम लीफी और ग्रीन हैंस कॉल्ड ग्रीन ईयर, बालियां पत्ती नुमाया हरी हो जाती हैं, इसलिए इसे ग्रीन ईयर कहते हैं। प्लांट बिकम स्टंटेड एंड पेल ग्रीन, पौधे छोटे, स्टंटेड का मतलब होता है बौने होते हैं, स्टंटेड मतलब छोटे रह जाते हैं और आपके हरे रंग के दिखाई देते हैं। डाउनी मिल्ड्यू अपीयर्स ऑन लोअर लीफ सरफेस व्हाइट फंगल ग्रोथ, जो पत्तियों की निचली सतह होती है उस पर सफेद ग्रोथ देखने को मिलती है, या फिर कहें सफेद फफूंद जैसा आवरण देखने को मिलता है, जिससे डाउनी मिल्ड्यू बनता है। लीव्स शो क्लोरेटिक येलो स्ट्रैक्स, पत्तियों पर पीली धारियां क्लोरोसिस दिखाई देती है। किसके रोग के लक्षण है ये बच्चों? ग्रीन ईयर के हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। गन्ना कौन सा बच्चों? नोबल गन्ना, सैकेरम ऑप्सिनेरम, है ना। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन शुड बी 10 to 15 डिग्री सी, 10 से 15 डिग्री सी, 20 to 30 डिग्री सी, 20 से 30 डिग्री सी, या 35 से 40 डिग्री सी, या 5 से 10 डिग्री सी। गन्ना की ग्रोथ के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यार ज्यादा ही हो रहा है ना। एक्चुअल में मैं आगे से इस स्क्रीन को यूज नहीं करूंगा। आपका जो बैकग्राउंड है ना पीपीटी का, ये थोड़ा सा मतलब मैं समझ रहा हूं कि ये थोड़ा सा मतलब कि बफरिंग नहीं हो रही है। एक्चुअल में जो सामने बैकग्राउंड है स्क्रीन के, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको। राइट आंसर बी, बिल्कुल सही। 20 से 30 डिग्री से चाहिए होता है। गन्ने की बढ़वार के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 30, और 12 से 14 डिग्री सी कब चाहिए होता है बच्चों? परिपक्वता के समय, जब हमारा गन्ना मैच्योर हो रहा होता है उस समय हमें जो टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना चाहिए होता है बच्चों? 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, अगला प्रश्न नहीं है, आगे जलवायु की बात की गई है। तो देखो बच्चों, गन्ना हमारा कैसा है? उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी है बच्चों? ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या बच्चों? आपका गन्ना। ठीक, गन्ना कैसी फसल है? उष्ण कटिबंधीय।
तो नॉर्मली ये गर्म प्रदेशों की फसल है और नॉर्मली 1 ईयर ये लेके जाती है, ठीक है। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह उन क्षेत्रों में सबसे अधिक सफलतापूर्वक उगता है जहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। पानी की आवश्यकता की बात करें तो इसे 2000 mm चाहिए होता है, ठीक है। यह लंबी अवधि की फसल है। गन्ने के लिए सर्वोत्तम तापमान 28 से 32 डिग्री सी है और पकने के लिए 12 से 14 डिग्री सी के बीच अपेक्षाकृत कम तापमान की जो है आवश्यकता होती है। हाँ, 18 मंथ का भी होता है। जैसे हम अधसाली गन्ना कहते हैं ना, वो 16 से 18 महीने का होता है। एक साली जो होता है वो आपका 1 साल 12 महीने का होता है, ठीक है। तो 2 तरह के गन्ने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू के बीज को बीजोपचार के लिए घोल में डुबोते हैं, एंडोसल्फान से, बीएससी से, या एग्लॉल से, या नीला थोथा से। पोटैटो सीड आर डिप्ड इन आ सॉल्यूशन फॉर सीड ट्रीटमेंट, एंडोसल्फान, बीएससी, एग्लॉल या ब्लू बिटरॉल। किससे जो है उपचार करते हैं आलू का? 1500 से 2500 होती है वाटर रिक्वायर्ड। हाँ, तो एवरेज 2000 ही है, 1500 से 2500 है, एवरेज 2000 ही होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। 1500-2500 होती है, 2000 एवरेज होता है, ठीक है। बताइए सही उत्तर क्या होगा यहां पर, ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए, सही उत्तर क्या होगा? तो भैया जब आलू का सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो किससे करते हैं? फफूंदी नाशक से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? फफूंदी नाशक, जो कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से बचाता हो, तो वो बच्चों कौन सा है? एग्लॉल से। सीड ट्रीटमेंट जो किया जाता है आलू का, वो किया जाता है एग्लॉल से। ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। तो एग्लॉल की बात करें तो इसे हम एरेटॉन या इमीसान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? एरेटॉन या इमीसॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम एरेटॉन या इमीसन भी कहते हैं। यह जो है एक ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड है। देखो, एग्लॉल आल्सो नोन एज एरेटान एंड एमिसन इज एन ऑर्गेनो मर्क्यूरियल कंपाउंड यूज एज अ फंजीसाइड फॉर पोटैटो सीड ट्रीटमेंट। आपका जिसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? एक फंजीसाइड या फफूंदी नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसमें? आपका आलू में, ठीक है। Potato tuber are typically dipped in a 0.25% to 0.5% solution of eglol for about 5 to 10 minutes to control seed-borne disease such as a late blight, common scab, and black scab caused by Rhizoctonia solani. This treatment ensures that surface-borne pathogen are eradicated before planting, leading to uniform germination and healthier crop. इसको जो है एग्लॉल में आलू के कंदों को नॉर्मली 0.25 से 0.5% के घोल में आपका 5 से 10 मिनट के लिए डिप किया जाता है। डिप मतलब ये कहें डुबोया जाता है और निकाल दिया जाता है, जो कि बीज से होने वाली बीमारियां या बीज जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या है बच्चों? प्रभावी है। बीज जनित या फिर कहें सतह से लगने वाले रोगों के प्रति क्या है बच्चों? प्रभावी होता है। जैसे आपका लेट ब्लाइट हो गया, आलू का स्कैब रोग हो गया, आपका आलू का जो है कॉमन स्कैब, ब्लैक स्कर्फ हो गया, को कंट्रोल किया जा सके। यह ट्रीटमेंट जो है यह पक्का करता है कि बोने से पहले सतह पर फैलने वाले कीटाणु खत्म हो जाएं, जिससे एक जैसा अंकुरण हो और फसल ज्यादा हेल्दी हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, कपास के बीजों का बी तंतुकीकरण, डीलिंटिंग कह रहा है भैया, थोड़ा सा शुद्ध हिंदी हो गई है, ज्यादा ही है ना। बी तंतुकीकरण या कॉटन सीड्स आर डीलिंटिंग बाय सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब देखो बच्चों, दो टर्म है यहां पर, दो टर्म बिल्कुल से अच्छे से याद कर लेना। एक तो है बच्चों कौन सी? डीलिंटिंग।
डी लिंटिंग। और दूसरी कौन सी है, जल्दी से बताओ, जिनिंग। कौन सी है बच्चों, जिनिंग, है ना। अब जिनिंग में क्या होता है भाई, जिनिंग करते हैं हम फाइबर के लिए, फाइबर मतलब रेसे के लिए, है ना। और डीलिंटिंग करते हैं बच्चों हम सीड के लिए। यदि हम इसको फाइबर के लिए कर रहे हैं तो जिनिंग में हम किसको हटाएंगे, ऑफिशियली बीज को हटाएंगे। और यदि हम बीज के लिए इसको कर रहे हैं तो डीलिंटिंग में किसको हटाएंगे, आपका फाइबर को हटाएंगे। जो छोटे छोटे फाइबर, मतलब ये कहें जिनिंग के बाद आपके जो छोटे छोटे फाइबर बच जाते हैं जिन्हें हम फज कहते हैं, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डीलिंटिंग करते हैं। और आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, डीलिंटिंग के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो बच्चों देखो, डीलिंटिंग क्या होता है भाई, बीज से रेसे को अलग करना। ध्यान रखना, डीलिंटिंग क्या है, बीज से रेसे को अलग करना तो कहलाता है डीलिंटिंग। और रेसे से बीज को या सीड कॉटन, है ना, सीड कॉटन को अलग करना क्या कहलाता है बच्चों, जिनिंग कहलाता है। और सामान्यतः जो जिनिंग परसेंट होता है वो 33% होता है कपास में। और यहां पर भैया शुभम जी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी, तो भैया ऑप्शन सी यहां पर सही उत्तर नहीं है ना। शुभम जी आपने क्या, सी नहीं है, नाइट्रिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर सही उत्तर हो जाता है। डीलिंटिंग किससे की जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड से की जाती है, किसमें बच्चों, आपका कपास में। इतना क्लियर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। धान में जीवाणु अंगमारी रोग कैसा है, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज इन राइस एज भूमि जनित है, सॉइल वॉर्न है, जल जनित है, कीट जनित है या बीज जनित, वाटर वॉर्न है, इंसेक्ट वॉर्न है या सीड वॉर्न है। बताइए जल्दी से। धान में जो आपका बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, जीवाणु अंगमारी होता है, एक किस प्रकार का रोग होता है, जल्दी से बताओ। बैक्टीरियल ब्लाइट, बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो आंसर। बैक्टीरियल ब्लाइट, इसे नॉर्मली पत्ती झुलसा भी कहते हैं। पत्ती जंथोमोनास ओराइजी, पीभी ओराइजा के कारण ये होता है। तो बताइए बच्चों, जो जीवाणु अंगमारी है ये किस प्रकार का रोग है ना। ये बैक्टीरियल ब्लाइट के रूप में भी जाना जाता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो ये किस प्रकार का रोग है, जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी, फिर हम बताएंगे इसको आंसर। तो बच्चों यह एक तरह का कैसा है भाई, आपका सॉइल वॉर्न डिजीज है, मृदा से होने वाली रोग है, भूमि जनित रोग है या मृदा जनित रोग है। कौन सा बच्चों, आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, है ना। बैक्टीरियल ब्लाइट किसका है, मृदा जनित रोग है। हर का आंसर सी नहीं होगा भैया, सी आप आंसर हर चीज का कर रहे हो, सी थोड़ी ना होगा, है ना। जेंथोमोनास ओराइजा, पीबी ओराइजा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है या कारक है ना। जो जीवाणु झुलसा होता है, जीवाणु अंगमारी होती है, ये किससे होती है बच्चों, जेंथोमोनास ओराइजी, पीबी ओराइजी के कारण होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरियल डिजीज ऑफ राइस, यह जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जीवाणु से होने वाली रोग है ना। कॉज येलोइंग, ड्राइंग एंड बिल्टिंग ऑफ लीव्स, यहां पर जो है आपकी पत्तियों का पीला पड़ना, उनका सूखना, और साथ में साथ आपका बिल्ट हो जाना है, मर जाना, है ना। ये इसका लीव्स का, किसका, पत्तियों का। सिम्टम इंक्लूड क्रिसेक स्टेज, सडन बिल्टिंग इन ए यंग प्लांट,
अचानक से पौधे का सूख जाना या अचानक से मर जाना, है ना, सडन बिल्टिंग जिसे हम किरसेक कहते हैं। एंड लीफ ब्लाइट, येलो लीजन स्प्रेडिंग फ्रॉम लीफ टिप एज, जो आपकी लीफ की पत्तियों के जो किनारे होते हैं उस पर अचानक से आपकी येलोइंग या पीलापन आ जाना, और साथ में साथ उसकी लीफ टिप या फिर कहें जो ऊपरी हिस्से होते हैं पत्ती के। अगला क्वेश्चन, ज्वार के डंठल के आधार पर छिद्र होते हैं। देयर आर होल्स एट द बेस ऑफ द स्टॉक ऑफ सोरगम ड्यू टू, आपके जो ज्वार का डंठल है उसके जो आधार है, बेस है, उसमें छेद किस कारण से होते हैं? चिलोपर्टिलस के कारण, एथेरिगोना सोकाटा के कारण, कॉन्ट्रेरिनिया सोर्गिकोला के कारण, या कैलोकोरेस एंगोस्टाटा के कारण। बताइए बच्चों, आपके जो आधार में सोरगम में छिद्र होते हैं वो किस कीट के कारण होते हैं? ज्वार में, है ना, किसमें बच्चों? ज्वार में। तो बच्चों ये होते हैं आपके किसके कारण? एथेरिगोना सोकाटा के कारण। किससे बच्चों? इसका एक मुख्य लक्षण है कि आपका जो बेस है उसमें आपके क्या होना? होल होना या छिद्र होना। आधार में, डंठल के आधार में छिद्र होना। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, एथेरिगोना सोकाटा के कारण। ठीक है, तो एथेरिगोना सोकाटा की बात करें तो इसे हम सोरगम सूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? सोरगम सूट फ्लाई। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो होल्स एट द बेस ऑफ द स्टॉक स्टेम ऑफ सोरगम आर अ क्लासिक सिम्टम ऑफ सोरगम सूट फ्लाई, साइंटिफिकली नोन एज अ एथेरिगोना सोकाटा। जो आपका सोरगम सूट फ्लाई है इसका क्लासिक सिम्टम है कि भैया इसका जो स्टाक होती है या जो तना होता है या स्टेम होता है उसका जो आधार होता है उसमें छेद हो जाते हैं। इसका एक प्राथमिक सिम्टम है किसका बच्चों? एथेरिगोना सोकाटा का। ठीक है, एथेरिगोना सोकाटा का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गन्ना प्रजनन में संकरण के पश्चात प्रारंभिक चयन जिस पीढ़ी में होगा वह है? In sugarcane breeding, the generation in which initial selection will take place after hybridization age F0, F1, F2 या F6। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? A, B, C या फिर D? एक्चुअल में पॉसिबल होता ना वो 10,000 वाले का तो हम करवा भी देते, है ना। पॉसिबल नहीं है अभी, एक्चुअल में मेरे पास स्टाफ नहीं है अभी। जैसे ही मेरा कुछ स्टाफ का मतलब हो जाता है तो मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। ठीक है, 10,000 MCQ वाले का सॉल्यूशन हम करवा देंगे, बस हमारे पास स्टाफ आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि एक तो क्वालिफाइड स्टाफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा? देखो बच्चों, जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो एक तो हमें मिलती है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में हम क्या कराते हैं? सेल्फिंग। और सेल्फिंग में मिलती है हमें F2 पीढ़ी। और F2 पीढ़ी के बाद आप जितनी बार सेल्फिंग कराओगे, याद रखना, जितनी बार सेल्फिंग कराओगे उतनी बार आपको सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो संकरण प्रारंभिक चयन जो जिस पीढ़ी में होगा वो पीढ़ी कौन सी होगी बच्चों? F2 होगी। कौन सी पीढ़ी होगी? F2 पीढ़ी। तो यहां पर ऑप्शन सी F2 सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवार के बीजों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए। 1% से अधिक, 5% से अधिक, 10% से अधिक या 15% से अधिक। द परसेंटेज ऑफ सीड्स ऑफ ऑब्जेक्शनेबल बीड्स इन सर्टिफाइड सीड्स शुड नॉट बी मोर देन 1%, मोर देन 5%, मोर देन 10% एंड मोर देन 15%। अब जाने कि भैया जो ऑब्जेक्शनल बीड होते क्या है, आपत्तिजनक खरपतवार क्या होते हैं? तो आपत्तिजनक खरपतवारों की बात करें तो ऐसे पौधों के बीज जो हमारी फसल के बीज के साथ मिल जाए तो उनको पहचानना मुश्किल होता है कि भैया ये फसल का बीज है या हमारे जो है खरपतवार का बीज। तो ऐसे खरपतवारों को के बीजों को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्शनल वीड कहा जाता है। जैसे आपका एक कहें
कि गेहूं में हिरणखुरी और सरसों में आर्जीमोन मैक्सिकाना, ये कैसे बच्चों ऑब्जेक्शनल बीड है। तो यहां पर पहली बार हमारे शुभम जी ने सही उत्तर किया है मोर देन 1%। भैया मोर देन 1% नहीं, सॉरी 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना बच्चों, मोर देन 1% से अधिक नहीं होना चाहिए, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन से बच्चों, आपके आपत्तिजनक खरपतवार। यदि देखो 1% से ज्यादा होते हैं तो वो हानिकारक होते हैं। जैसे आपका सरसों में आर्जीमोन मैक्सिकाना सत्यनाशी के होने से उसमें क्या होता है बच्चों, गेहूं सा नहीं है बच्चों, बीट का मामा आपका ऑब्जेक्शनल नहीं है, वो आपका मिमिक्री बीट है ना, हिरणखुरी है ना। तो आपका जो आर्जीमोन मैक्सिकाना है, आपने नाम सुना होगा, सत्यनाशी जिसे कहते हैं, यह यदि हमारे सरसों के साथ तेल में मिलकर यदि आप खा लो तो ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बच्चों, ड्रॉपसी रोग, जिसमें आंखों का अंधापन आ जाता है। ठीक है, यदि आप आर्जीमोन मैक्सिकाना को कंज्यूम कर लें तो, गलती से, जानबूझ के तो नहीं करोगे, गलती से करोगे। अगला प्रश्न है भैया, निम्न में से किस फसल को नत्रजन की अधिक आवश्यकता होती है। निम्न में से किसको नत्रजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहां पर आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भैया गन्ना है, सुगर कैन। कौन सा बच्चों, सुगर कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर मोर नाइट्रोजन, तो सर्वाधिक जो है आपका जो नाइट्रोजन चाहिए होता है वो किसे चाहिए होता है भैया, सुगर कैन को चाहिए होता है, गन्ने को चाहिए होता है। किसे चाहिए होता है बच्चों, गन्ने को चाहिए होता है ना। किसको चाहिए, गन्ने को चाहिए होता है सर्वाधिक आपका क्या, नत्रजन, है ना। क्या चाहिए होता है, नत्रजन। कितना चाहिए होता है जल्दी से बताओ, कितना नत्रजन चाहिए, तो 150 से कितना, 150 से 250 केजी, है ना, प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है ना, जिसमें 50% बेसल डोज के रूप में हम देते हैं गन्ने को और 50% बाद में देते हैं, है ना, या फिर कहें ग्रोथ की स्टेज में हम देते हैं। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोक्लोरोलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है उगने के पूर्व, उगने के पश्चात, बुआई के पूर्व, इनमें से कोई नहीं। फ्लोक्लोरोलिन इज यूज इन सोयाबीन बिफोर जर्मिनेशन, आफ्टर जर्मिनेशन, या बिफोर सोइंग, या नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। अब देखो बच्चों, जो फ्लूक्लोरोलिन है इसका प्रयोग 150 से 250 है नत्रजन, इसका प्रयोग जो होता है ये उगने के पूर्व, बिफोर इमरजेंस, है ना, आपके पौधे के उगने से पहले प्रयोग होता है, बिफोर जर्मिनेशन। आपने बुआई के तो बाद में, लेकिन उगने से पहले फ्लूक्लोरोलिन का प्रयोग किया जाता है किसमें, आपका सोयाबीन में, सॉरी बुआई के पूर्व होगा, बिफोर सोइंग है, सॉरी बुआई के पूर्व, ऑप्शन सी, बुआई से पहले हम फ्लोक्लोरिन का प्रयोग करते हैं। MACS 13 किस्म है, मटर की, सोयाबीन की, चावला की, या राजमा की। MACS 13 इज अ वेराइटी ऑफ पीज, सोयाबीन, या चावला, या राजमा। किसकी किस्म है बच्चों ये, आपकी MACS 13 किस फसल की किस्म है, किस फसल की किस्म है MACS 13, जल्दी से आंसर कीजिए, A, B, C या फिर D। सही उत्तर क्या होगा। तो बच्चों MACS, कोई B आंसर कर रहा है, बिल्कुल सही बच्चों, MACS 13 किसकी किस्म है, सोयाबीन की है। किसकी बच्चों, सोयाबीन की है। किसकी है, सोयाबीन की। आगे अन्य किस्मों की बात करें, अन्य किस्मों की बात करें तो विदेशी किस्मों में आ जाती है ब्रैग, क्लार्क 63 अमेरिका से लाई गई है,
मोनेटा, हार्डी, डेविस, ली आदि। शीघ्र पकने वाली किस्मों की बात करें 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है ये किस्में। इसमें मोनेटा आ जाती है, प्रभानी, सोना आ जाती है, अहिल्या 3, जेएस 2, जेएस 9041, पूसा 40, MACS 13 आदि आ जाती हैं। मध्यम पकने वाली या मीडियम वाली जो किस्में हैं वो है आपकी 100 से 110 दिन वाली, अहिल्या 2, अहिल्या 4, दुर्गा, हार्डी, इंप्रूव्ड, पेलिकन और कलीतुर और आपकी पूसा 16। और देर से पकने वाली या लेट आपकी जो मैच्योरिंग वैरायटी है 110 दिन से ज्यादा लेके जाती हैं वो है बच्चों आपकी अलंकार, अंकुर और शिवालिक। ये हमारी सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। एमपी वाले तो इसको रट लें, जो एमपी आरयू की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसको रट लें, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली खरपतवार नासी है। 2,4-D, MCPA, आइसोप्रोटिरोन या इनमें से कोई नहीं। द मोस्ट इफेक्टिव हर्बिसाइड फॉर डिस्ट्रॉय ब्रॉड लीव्ड वीड्स इन व्हीट क्रॉप इज 2,4-D, MCPA, आइसोप्रोटिरोन या नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों यहां पर सही उत्तर क्या होगा। आपका ब्रॉड लीव्ड के लिए प्रयोग होने वाला आपका खरपतवार नासी कौन सा है? देखो बच्चों बताइए, ये तो फेमस है, ए बिल्कुल सही भैया। जो 2,4-D है, 2,4-D यह गेहूं में आपकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के रूप में या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों? 2,4-D का। आगे बात करें, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तंबाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जानी चाहिए। पुष्पन की अवस्था में, प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में, फल आने की अवस्था में, उपयुक्त सभी स्थितियों में। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टोबैको द टॉप ऑफ टोबैको शुड बी हार्वेस्टेड, या आपका जो कटिंग कर देते हैं या टॉपिंग कर देते हैं इसमें, तो कब की जाती है? फ्लावरिंग स्टेज पर, इनिशियल ग्रोथ स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज या ऑल ऑफ द एबव कंडीशन। किस अवस्था में करते हैं? तो देखो बच्चों, जब फ्लावर, नॉर्मली हमारा जो तंबाकू में उपयुक्त पार्ट है वो क्या है? वो है बच्चों आपकी पत्तियां। तो यहां पर फ्लावर तो जरूरी नहीं है ना? तो फ्लावर जरूरी नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, जल्दी से बताओ। फ्लावर जरूरी नहीं है तो हम फूलों को हटा देंगे। तो किस अवस्था में हम क्या करते हैं? टॉप पार्ट को हटा देते हैं, टॉपिंग करते हैं। तो वो करते हैं बच्चों फ्लावरिंग स्टेज पर, फूल आने की, पुष्पन अवस्था में। तो यहां पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। धान के 1 हेक्टेयर में प्रति रोपण हेतु पौधशाला की आवश्यक क्षेत्रफल कितना होगा? 1/5 हेक्टेयर, 1/8, 1/10 या 1/20 हेक्टेयर। द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ नर्सरी फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर ऑफ पैडी विल बी 1/5 हेक्टेयर, 1/8 हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर, 1/20। तो ऑफिशियली हमें पता है कि भैया जब भी हम कोई भी फसल की नर्सरी लगाते हैं तो उसका 1/10 भाग प्रयोग करते हैं, है ना? कितना प्रयोग करते हैं बच्चों? 1/10 भाग। तो यहां पर 1/10 भाग कौन सा है, जल्दी से बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1/10 भाग के हिसाब से नर्सरी के लिए। तो सामान्यतः जो हमारा 1/10 या फिर कहें 1000 मीटर स्क्वायर एरिया का प्रयोग किया जाता है नर्सरी के लिए। तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो यहां पर आप लोग बताएंगे कि डेपोग विधि से और एसआरआई विधि से कितना नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो हम बता दें कि बच्चों डेपोग विधि से यदि आप बुआई कर रहे हो तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है आपको, और एसआरआई विधि, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से कर रहे हो तो यदि आपको एरिया चाहिए होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोग लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न, किस फसल के बीज में कठोर बीज सुषुप्तावस्था नहीं है? मतलब
कठोर बीज का कठोर होना या हार्ड होना सुषुप्तावस्था का कारण नहीं है। बताओ जल्दी से सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। दो सौ नहीं है भैया, 25 और 100 है एसआरआई में, ठीक है। किस फसल के बीज में कठोर बीज सुषुप्तावस्था नहीं होती है? आपका अलसी, उड़द, मूंग या फिर कहें आपका जई। तो भैया यहां पर ऑलरेडी आंसर शो हो रहा है, ऑप्शन डी ओट में, जई में, है ना। जई में आपका कठोर बीज जो है समस्या नहीं होता सुषुप्तावस्था में। अगला प्रश्न, अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बौनी किस्म जिसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई वह है डॉक्टर बीपी पाल, जो कि आपके आईसीआर के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या डॉक्टर ई डब्ल्यू वर्टन। द हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, पहली बार जो आपकी अधिक उपज देने वाली किस्में किसने विकसित की थी? आंसर कीजिए। तो बच्चों ये विकसित की थी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने, है ना। किसने विकसित की थी? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, एनई बोरलॉग, ऑप्शन बी। सर्वप्रथम देखो बच्चों, हाइल्डिंग वैरायटी जो डेवलप की थी वो आपकी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने ही डेवलप की थी, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। मई बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है कवक, विषाणु, जीवाणु या सूत्रकृमि। जो चारकोल रॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस चारकोल रॉट इन सोयाबीन। सोयाबीन में जो चारकोल रॉट होता है वो किस कारण से होता है? बताइए सही उत्तर क्या होगा भैया। सोयाबीन में चारकोल रॉट, सोयाबीन में चारकोल रॉट किससे होता है? तो बच्चों जो सोयाबीन में चारकोल रॉट है ये एक तरह की क्या है बच्चों, जल्दी से लिखो आंसर। 66-67, बिल्कुल हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 66-67 में शुरू हुआ था। नोरेंटेन, RST1, RST2, बिल्कुल सही, अच्छा नॉलेज है आपको। बताइए इसका जो है किससे होता है चारकोल रॉट? तो बच्चों ये होता है आपका विषाणु से, वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है कौन सा आपका? चारकोल सड़न। अगला प्रश्न है, मृदु रोमिल आश्रिता कवक है केवल बीज जनित, केवल मृदा जनित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। डाउनी मिल्ड्यू फंजाई आर सीड बॉर्न ओनली, सॉइल बॉर्न ओनली, बूथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। जो आपका डाउनी मिल्ड्यू होता है ये सीड बॉर्न है, सॉइल बॉर्न है, या फिर बच्चों आपका जो है इनमें से कोई नहीं, या दोनों है। जल्दी से बताइए, सीड बॉर्न है, सॉइल बॉर्न है, जल्दी से बताओ किससे होता है डाउनी मिल्ड्यू रोग? डाउनी मिल्ड्यू रोग जल्दी से बताइए किससे होता है? ए, बी, सी या फिर डी? तो यह एक तरह का क्या है बच्चों? सीड बॉर्न, सॉरी सॉइल बॉर्न डिजीज है, मृदा जनित रोग है, केवल मृदा जनित रोग है डाउनी मिल्ड्यू। कैसा है बच्चों? दोनों नहीं है, सॉइल एंड सीड बॉर्न नहीं है, एक ऐसा है केवल मृदा जनित है, केवल मृदा जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, आलू के विषाणु का प्रसारण के माध्यम से होता है। पोटैटो वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू एफिड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी या जैसेट। किसके द्वारा फैलता है आलू का वायरस डो, आलू विषाणु? बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, एफिड या आपका तेला या फिर कहें आपका माहू द्वारा फैलता है आपका कौन सा? आलू विषाणु रोग, पोटैटो वायरस डिजीज। ठीक, आगे कुछ वेक्टर हैं कुछ फसलों के, जैसे ग्रीन लीफ हॉपर है, नेपोटेटिक्स निग्रोपिक्टस है, या जो है राइस में, धान में टुंगरो डिजीज, येलो ड्वार्फ ट्रांजिटरी येलोइंग को फैलाता है। ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता डोर्सेलिस है, ये आपका ग्रासी स्टैंड या रेज स्टैंड या बिल्ट स्टैंड को फैलाता है। जिगजैग लीफ हॉपर रिसेलिया डोर्सेलिस राइस ड्वार्फ या ऑरेंज लीफ डिजीज को फैलाता है। बीट कर्ल माइट हो गया, इरियोफाइट ट्यूलिपिया हो गया, बीट स्ट्रैक मोजेक वायरस को फैलाता है। कोर्न एफिड रोपेलो
रोपेलोसाइफम मियाएस जो है ग्रासी सूट डिजीज को, मोजेक इन सुगर कैन और येलो मोजेक इन मेज को फैलाता है। सोरगम सूट बग प्रीग्रेनेस मेडिस कॉर्न मोजेक फ्रैक्ल्ड येलो ऑफ सोरगम को फैलाता है। ब्लैक विंग्ड बग हो गया प्रोटिस्टा मोइस्टा जो है ग्रासी सूट ऑफ सुगरकेन को फैलाता है आपका। व्हाइट फ्लाई बेमेसाई टबेकी येलो मोजेक ऑफ ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम एंड काउ पी सोयाबीन एंड टबैको लीफ कर्ल येलो बैन मोजेक ऑफ भिंडी टेपियोका मोजेक को ये फैलाने का काम करता है व्हाइट फ्लाई। ठीक, तो यहां पर हमारे 20 क्वेश्चन आज के खत्म होते हैं। पीपीटी हिंदी में लाया करो, कुछ चीजें देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छी लगती हैं, है ना। तो बच्चों आप लोगों ने, यदि आपने अभी तक विजन एग्री एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर विजन एग्री एकेडमी डालिएगा, वहां पर आपको ऐप हमारा मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ में साथ यदि आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में 2 किताबें हमारी अवेलेबल हैं। ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और साथ में साथ हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। ऐप पर ये पड़ेगी 1199 की और यदि आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन से खरीदते हैं तो ये आपको 1500 की पड़ेगी। ठीक है, ये महंगी पड़ेगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर। साथ में साथ 10,000 प्रश्नों का संग्रह जो कि हिंदी माध्यम में ये पूरी पुस्तक है जिसमें 10,000 प्रश्न है, 622 पेजेस हैं। ठीक है, ये 699 की है, ये भी हमारे एप्लीकेशन पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। ठीक है, साथ में साथ एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों के लिए, जिसमें एक ही टेस्ट सीरीज में सभी एग्जाम की परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। और जो सारी टेस्ट सीरीज है हमारी सभी बाइलैंग्वेज है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपको मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपका कल शाम को 8 बजे। थैंक यू दोस्तों।